हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे। एंड स्वागत है आपका आज के हमारे इस मास्टर मॉड्यूल ऑफ डीपीपी, दैट इज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर बेस्ड सवालों की जो कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में डील किए थे, राइट? तो आज हम बात करेंगे मोनेरा के ऊपर किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं, उन सभी सवालों को आज हम देखेंगे और कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे, राइट, जो अक्सर एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डाइवर्सिटी का डीपीपी नंबर 4। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। तो देखिए क्या कह रहा है, द ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम कह सकते हैं विच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आइए देखिए इस सवाल को डील करते हैं। तो इस सवाल को समझने से पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं या प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रिमिटिव का मतलब होता है एंशिएंट। क्या होता है? एंशिएंट मतलब होता है इसका काफी पुराना। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब हमारी अर्थ बनी थी ना फर्स्ट टाइम, जब हमारी अर्थ फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुई थी तो उस अर्थ पे ना काफी खराब सिचुएशंस थी। जैसे उस समय पर टेम्परेचर बहुत हाई था। ठीक है, टेम्परेचर जो था वो बहुत हाई था, ऑक्सीजन या गैसेस प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, गैसेस कोई प्रेजेंट ही नहीं थी उस समय पर। और आप कह सकते हो कि उस समय पर जो आपके पास वाटर अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो कुछ सिचुएशंस थी जो उस समय काफी खराब थी और इन कंडीशंस के अंदर कोई भी लिविंग फॉर्म का होना पॉसिबल नहीं है। तो उस समय पर नो लिविंग फॉर्म्स, नो लिविंग फॉर्म्स, कोई भी लिविंग फॉर्म जो थी वो प्रेजेंट नहीं थी। मगर उस समय पर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो जिंदा रह पाए थे और उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हमने नाम दिया क्या? प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उन्हीं को हमने नाम दिया प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, जो कि काफी मिलियन साल पहले इस अर्थ पर प्रेजेंट थे और ऑब्वियसली बहुत पुराने हैं, तो ये एंशिएंट भी होंगे। ठीक है, तो ये एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स थे। अब देखो, आप ऐसे समझो, हमारे अर्थ पे आज जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ना, वो सारे के सारे प्रिमिटिव हैं। ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आज प्रेजेंट है वो पहले से ही तो आया होगा ना, पहले सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म से ही तो इवॉल्व हुआ होगा, राइट? तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? प्रिमिटिव होते हैं। अब हुआ क्या, समय के बदलने के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाए, तो उनको हमने क्या नाम दे दिया? उनको हमने प्रिमिटिव ही रहने दिया कि दीज आर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, जिनके अंदर चेंजेस नहीं आए। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने अपने अंदर चेंजेस लेके आ गए, राइट? म्यूटेशंस आ गई, उनके अंदर इवोल्यूशन आ गया, समय के साथ साथ उन्होंने अपने आप को चेंज किया। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हमने नाम दिया क्या? एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एडवांस्ड या फिर मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स। तो ये होते हैं दो टाइप के ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव जो कि काफी पहले आए थे। किस समय पे आए थे? एंशिएंट टाइम पे। एंशिएंट टाइम पे जो आए थे उसे कहते हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। और एडवांस्ड कौन से हैं? जो मॉडर्न टाइम के अंदर है, जो आज के समय पर है। ठीक है, तो ये होता है प्रिमिटिव एंड एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो जैसे हम बात करते हैं अमीबा। ठीक है, अमीबा, और हम बात कर लेते हैं ह्यूमंस की। तो देखिए ह्यूमंस जो हैं वो कैसे हैं? वो मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि उन्होंने समय के साथ साथ अपने आप को चेंज किया। क्या था? धीरे धीरे करके चेंज, समय बदलता गया। हम पहले होमो इरेक्टस थे, फिर होमो नीदरलैंडसिस बने, उसके बाद होमो सेपियंस आज हम हैं, राइट? तो हमारे अंदर काफी सारे चेंजेस आए समय के साथ साथ। लेकिन अमीबा तो आज भी वैसा ही है जैसा पहले था, राइट? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इरेगुलर शेप, तो इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं आए। तो इसे आप प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कह सकते हो और जो ह्यूमंस हैं वो मॉडर्न के अंदर आ जाएंगे। लेकिन बेसिकली प्रिमिटिव कौन होते हैं? आपके आर्किया। ठीक है, अगर कोई पूछे कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स कौन है तो वो है आर्किया, बिकॉज आर्किया ही वो ऑर्गेनिजम्स थे, वो बैक्टीरिया थे, जब हमारी अर्थ बनी थी उस समय पर वो जिंदा रह पाए थे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे इसका मतलब। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो एन ऑर्गेनिज्म विच हैज द सिंपल एंशिएंट बॉडी डिजाइन, क्या लिखा हुआ है? सिंपल और एंशिएंट बॉडी डिजाइन होता है, उसे हम कहते हैं क्या? प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। और जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, नॉट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बदला वो अपने आप को चेंज नहीं किया, तो उसे कहते हैं क्या? प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। और साथ ही साथ इनको हम लोअर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका बॉडी डिजाइन जो है वो काफी सिंपल सा है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो इसलिए हम इन्हें लोअर ऑर्गेनिज्म भी कह देते हैं।
और वहीं दूसरे हाथ पे हम बात करें एडवांस ऑर्गेनिज्म की, तो एडवांस ऑर्गेनिज्म वर वंस प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, वो कभी प्रिमिटिव रहे थे, लेकिन समय बदलने के साथ साथ इन्होंने अपने अंदर क्या लेके आए, एवोल्यूशंस की, तो इसीलिए इन्हें हम कहते हैं एडवांस ऑर्गेनिज्म और इन्हें हम कहते हैं मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन विच किंगडम विल यू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म विच इज सिंगल सेल, यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक। तो देखिए ये तीन चीजें जो हैं आपको मेन ध्यान में रखनी है और इस सवाल का जवाब देना है। तो फोटोसिंथेटिक सुनकर तो मेरे माइंड में प्लांट्स आते हैं, लेकिन सिर्फ प्लांट ही नहीं है जो कि अपना खाना खुद से बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ऐसे कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं। तो साथ में और चीज़ें भी देखते हैं। उसने कहा यूकैरियोटिक, बिल्कुल प्लांट्स यूकैरियोटिक भी होते हैं और प्लांट फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर भी जो तीसरा पार्ट है सिंगल सेल, यहाँ पे कुछ लॉचा है, राइट, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो सिंगल सेल नहीं होते, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, राइट। तो सिंगल सेल कौन होते हैं, या तो मोनेरा हो सकते हैं या फिर प्रोटिस्टा हो सकते हैं। अब इन दोनों से हमें अपने आंसर को सिलेक्ट करना है, तो इन दोनों में से हमारा आंसर सिलेक्ट होगा। तो मोनेरा जो कि प्रोकैरियोटिक है, लेकिन यहाँ पे यूकैरियोटिक लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या रहा होगा, प्रोटिस्टा, बिकॉज प्रोटिस्टा जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूकैरियोटिक है, जो कि सिंगल सेल भी है और साथ ही साथ वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद से परफॉर्म भी बना सकता है। तो आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। तो हमारा आंसर जो है वो है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा इज एन ऑर्गेनिज्म विच इज सिंगल सेल, ठीक है, यूनिसेलुलर, ठीक है, साथ ही साथ ये यूकैरियोटिक है, क्योंकि जो हमने 5 किंगडम पढ़े हैं उनमें से सिर्फ पहला वाला मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं, और साथ ही साथ ये ऑटोट्रॉपिक भी है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। गिव रीजन व्हाई ब्लू ग्रीन एल्गाई आर क्लासिफाइड अलोंग विद बैक्टीरिया एंड प्लेस इन किंगडम मोनेरा। ब्लू ग्रीन एल्गाई, इसके बारे में मैंने आपको बताया था लेक्चर के अंदर कि पहले इसको प्लांट मान लिया गया था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बिकॉज इट इज़ एन ऑटोट्रॉपिक, ये अपना खाना खुद से बना सकती है, तो इसे प्लांट माना गया था। लेकिन उसके बाद पता लगा कि नहीं, ये प्लांट नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है, तो इसीलिए इसको क्या किया, इसको हमने किंगडम मोनेरा के अंदर रखा। ठीक है, तो ये जो है ये ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद से बना सकती है, तो इसे प्लांट में रख देते, लेकिन हमने प्लांट में क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गाई है, पहली बात तो जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो ये कैसी निकली, ये प्रोकैरियोटिक निकली। ये कैसी निकली, प्रोकैरियोटिक निकली। बात नंबर 2, प्रोकैरियोटिक होने के साथ साथ ये कैसी थी, ये थी आपके पास यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर थी, जो कि प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं, और इसके पास ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं था, कोई ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था इसके पास। और चौथी बात अगर हम करें तो इसके पास नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट नहीं थे, जो कि प्रोकैरियोटिक के फीचर्स होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये प्रोकैरियोटिक है तो प्रोकैरियोटिक तो सिर्फ एक ही होता है, मोनेरा, तो इसलिए इसको हमने मोनेरा के अंदर प्लेस किया। इसका आंसर आप देख सकते हैं, बिकॉज दीज ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज दीज ब्लू ग्रीन एल्गाई यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड लैक द ट्रू न्यूक्लियस, इसी कारण से हमने इसको मोनेरा किंगडम के अंदर रख दिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आर्किया इनहिबिट्स इन सैंड, हाइड्रोथर्मल्स, वेंट, या फिर ह्यूमन गट, या फिर वेटलैंड। तो इसका आंसर क्या है, तो आर्किया जो है वो इनहेबिटेट है। इनहेबिटेट मतलब देखो, हैबिटेट मतलब होता है जहाँ पे वो रह सकते हैं, उनको पसंद है, और इनहेबिटेट जहाँ पे वो नहीं मिलते हमें। तो देखो आर्किया जो है वो हमें सैंड में भी मिलते हैं, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन सैंड, हमें मिल सकते हैं। दूसरा हाइड्रोथर्मल वेंट, हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होते हैं, ये कुछ ऐसी जगहें होती है पानी के अंदर। पहली बात तो हाइड्रोथर्मल वेंट कहाँ होते हैं, डीप सीज में होते हैं, डीप सीज में। और जैसे मान लो कि ये सी है पूरा, ठीक है, ये सी है, यहाँ पे आपको ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स मिल जाएंगे इस टाइप के, जिनमें से ना कुछ बबल्स निकलते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऐसी जगह पर होते हैं, ऐसे समुद्र वाली जगह पर होते हैं जिसके नीचे क्या होता है, वोल्केनो इरप्शन हो चुकी होती है, ठीक है, जहाँ पे वोल्केनो इरप्शन हो चुकी होती है, उसके ऊपर जो सी लेवल होगा वहाँ से कुछ हीटिंग, कुछ बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, हाइड्रोथर्मल, आप इसे नाम से समझ सकते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, थर्मल मतलब हीट।
तो हीट की वजह से जब पानी वहाँ पे निकलता है ना, हॉट स्प्रिंग्स बनती हैं, तो इट्स सिंपली हॉट स्प्रिंग। तो यहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं। ह्यूमन गट, यहाँ पे आर्किया नहीं मिलते, यहाँ पे यू बैक्टीरिया मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि एस्टेरिचिया कोलाई, ये हमें मिलता है ह्यूमन गट्स के अंदर, ठीक है। ह्यूमन गट्स में आर्किया नहीं होते लेकिन यू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जैसे एस्टेरिचिया कोलाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेटलैंड, तो यहाँ पे भी ये हो सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ठंडी जगह है, राइट। तो आई होप इसका आंसर क्या है हमारा, ह्यूमन गट। तो ह्यूमन गट्स जो है वो इनहैबिटेट है किसके लिए, आर्किया के लिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज, इन चारों ऑप्शन में से बैक्टीरिया की साइट ऑफ रेस्पिरेशन कौन सी है, ठीक है। तो बिल्कुल राइबोसोम्स साइट ऑफ रेस्पिरेशन नहीं होते, माइक्रोसोम्स नहीं होते, एपिसोम्स हमने पढ़ा भी नहीं अभी, राइट, और मीजोसोम्स। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज हम जानते हैं कि एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था तो उसमें जो तीसरी लेयर थी वो लेयर कौन सी थी, वो लेयर थी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, वो थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ना कुछ फोल्डिंग्स थी, कुछ फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर थे कुछ इस टाइप के, ठीक है, ये फोल्ड स्ट्रक्चर्स थे। और यही फोल्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं इन्हीं को हमने क्या नाम दिया, इनको हमने नाम दिया था मीजोसोम्स। और यही जो मीजोसोम्स हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए बैक्टीरिया में यही रिस्पॉन्सिबल है। एक बात अगर आपको बताई जाए तो देखिए, वैसे तो रेस्पिरेशन करता कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेस्पिरेशन करता है किसी भी सेल के अंदर, लेकिन जैसे कि प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो ये रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन रेस्पिरेशन तो जरूरी है करना। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, मीजोसोम्स को दी गई है कि भाई प्रोकैरियोटिक के अंदर आप रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, मीजोसोम्स। नेक्स्ट सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है माइकोप्लाज्मा के लिए। तो पहली बात, दे आर पैथोजेनेटिक, बिल्कुल सही बात है क्योंकि वो डिसीज कॉज करते हैं, राइट, दे आर पैथोजेनेटिक। सेकेंड, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, क्या वो पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव है। तो माइकोप्लाज्म की खास बात ही ये थी कि माइकोप्लाज्म के पास ना कोई भी सेल वॉल नहीं होती, माइकोप्लाज्मा के पास नो सेल वॉल। और जो पेनिसिलिन है वो करती क्या है, पेनिसिलिन जो है वो किसी भी बैक्टीरिया को मारना चाहती है। भाई हमने कुछ खाया, मान लो उसमें क्या थे, बैड बैक्टीरिया थे, तो बैड बैक्टीरिया हमारे लिए काफी डेंजरस है, राइट, दे आर फैटल टू अस। तो हम क्या करते हैं, उसको मारते हैं। कैसे मारते हैं, हम लेते हैं एंटीबायोटिक्स, जैसे पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, वो हम लेते हैं तो उससे वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। कैसे मर पाता है, क्योंकि ये जो पेनिसिलिन है ना ये उसकी सेल वॉल को तोड़ देती है, ठीक है, ब्रेक द सेल वॉल, ब्रेक द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देती है और उससे क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया है वो ब्रस्ट हो जाता है, मर जाता है, डेड हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि माइकोप्लाज्म के पास तो सेल वॉल ही नहीं है, तो पेनिसिलिन तोड़ेगी किसको, किसको मारेगी, तो सेल वॉल ही नहीं है तो ये माइकोप्लाज्म मरेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो माइकोप्लाज्म है वो सेंसिटिव टू पेनिसिलिन नहीं होती। तो ये जो है ये गलत लिखा हुआ है, फॉल्स है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, बी ही होगा हमारा आंसर, ठीक है, क्योंकि ए जो है ऑप्शन वो ठीक है, सही कह रहे हैं, बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन डिसीज इन प्लांट करता है, और डी ऑप्शन भी ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बैक्टीरिया यूज्ड एज बायोगैस फर्मेंट, कौन से बैक्टीरिया हम यूज करते हैं बायोगैस फर्मेंट में। तो एक ही बैक्टीरिया हमने पढ़े हैं जो कि मिथेन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, मेथेनोजेंस, ठीक है, मीथेन गैस को बनाने में हेल्प करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस आर प्लांट एंड एनिमल्स पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, हमने प्लांट्स को अलग किया है और एनिमल्स को अलग किया है, किस बेसिस पे, क्राइटेरिया क्या है। तो जो क्राइटेरिया है, ठीक है, जो बेसिस है या क्राइटेरिया है वो क्या है, दैट इज आप कह सकते हैं, पहली बात तो हम कह सकते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब क्या होता है, मोटेलिटी, चल फिरना, राइट, जो मूव कर सकते हैं। तो भाई प्लांट्स मूव नहीं कर सकते और एनिमल्स मूव कर सकते हैं, पहली थॉट तो हमारे माइंड में यही आती है। लोकोमोशन जो है वो एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हमने प्लांट्स और एनिमल को अलग किया है। कुछ और क्राइटेरिया भी हो सकता है, जैसे न्यूट्रिशन, भाई ये बात हम चाहते हैं कि एनिमल्स अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, वो दूसरों पे डिपेंडेंट है, तो उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। एनिमल प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफिक। तो देखिए दोनों में डिफरेंस तो है ना। तो हमने न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया है, बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया है।
और भी कुछ कुछ फैक्टर हो सकते हैं, जैसे क्लोरोफिल का होना, एब्सेंट या प्रेजेंस होना, राइट, ये कुछ, और सेल कॉम्पोजिशन आप देख सकते हो, राइट, ये कुछ हो सकते हैं। जैसे प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है, वहाँ पे एनिमल्स के पास सेल वॉल ही नहीं है, तो ये भी कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, सेल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, लोकोमोशन के बेसिस पे, और एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल के बेसिस पे, क्लोरोप्लास्ट के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which do you think is more basic characteristics for classifying organism? इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बेसिक है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, बांटने के लिए? तो जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को बांटेंगे तो क्या हम उसका प्लेस देखेंगे कि वो रहता कहाँ पर है? बड़ी ही लॉजिकलेस बात है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखो अगर हम बात करें लिजार्ड की और कॉकरोच की, ठीक है, अगर हम बात करें लिजार्ड और कॉकरोच की, तो देखो लिजार्ड जो है वो आपके रेप्टाइल्स में आती है, लेकिन वहीं कॉकरोच जो है वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, ठीक है। तो ये दोनों आप देख सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग फाइलम में डिवाइड होते हैं, हालांकि ये रहते तो सेम जगह पर है, लैंड ड्वेलर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए जो प्लेस, जगह है, वो राइट क्राइटेरिया नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का। हाँ, काइंड ऑफ सेल जो है वो हो सकती है, कुछ होते हैं जो कि सेलुलर होते हैं, बेसिस स्ट्रक्चर जो होता है वो सेलुलर होता है, कुछ का टिश्यू लेवल होता है, किसी का ऑर्गन लेवल होता है, तो उस बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? द मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म इज द काइंड ऑफ सेल। काइंड ऑफ सेल, किस सेल से वो बने हुए हैं, उनकी सेल वॉल कैसी है, उस बेसिस पे क्लासीफाई करना ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव द लिविंग इन कॉमन हैबिटेट। काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म सेम हैबिटेट को शेयर करते हैं, बट दे बिलोंग टू डिफरेंट टेक्सोनॉमिक ग्रुप। तो इसलिए ये सही क्राइटेरिया नहीं है कि हम हैबिटेट को देखकर क्लासीफाई करें। ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो ये थी हमारी आज की डीपीपी। आई होप इसमें आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, बहुत से नए सवाल आपने जाने होंगे और आपने एंजॉय भी किया होगा। तो हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।